कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का वन शॉट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 4 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे तो जो भी चैप्टर 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उनके आंसर बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि साप्रभाविता किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। यानी कि जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे साप्रभाविता कहते हैं। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। लाल रंग पशु और सफेद रंग पशु के मध्य हम क्या कराएंगे, जब संकरण कराया जाएगा तब कैसा पशु तैयार होगा, चितकबरा। यानी कि F1 पीढ़ी में कैसा पशु प्राप्त होगा, चितकबरा। यानी कि जब लाल रंग का पशु और सफेद रंग का पशु अगर आप इसमें संकरण कराते हैं, ठीक है, तो कैसे लक्षण प्रकट होंगे F1 पीढ़ी में, जो भी पशु होगा कैसा होगा, चितकबरा होगा। तो यही हमने परिभाषा में लिखा है कि जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे साप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंडल के वंशागत के नियम। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से मेंडल के नियम लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंडल के वंशागत के नियम। इसमें लिखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर 3 नियम दिए। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम आपको सबसे पहले प्रभाविता का नियम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हेड डालेंगे प्रभाविता का नियम। इसमें लिखेंगे, जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। यानी कि जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। फिर लिखेंगे, दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं और ना दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हम आपको जो प्रभाविता का नियम है इसे चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब हेड डालेंगे उदाहरण। इसमें क्या करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल नहीं, दोनों कैपिटल टी लेंगे। क्या होंगे, शुद्ध लंबा पौधा। अब इधर लेंगे दोनों स्मॉल टी, इसे बोलेंगे शुद्ध बौना पौधा। यानी कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में लंबा पौधा प्राप्त होते हैं। यानी कि कह सकते हैं, जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में क्या होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखेंगे, जब शुद्ध लंबा पौधा दोनों कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा हमने माना था दोनों स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे होंगे। यानी कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब अगले डालेंगे पृथक्करण का नियम। इसमें लिखेंगे, जब प्रभाविता
नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कि जब प्रभाविता नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो हम डालेंगे उदाहरण। तो हमने प्रभाविता के नियम में आपको बताया था कि जब शुद्ध लंबा पौधा दोनों कैपिटल टी मानेंगे और शुद्ध बौने पौधे दोनों स्मॉल टी मानेंगे। जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में क्या होगा, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। यानी कि प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। जब स्वपरागण कराते हैं तब क्या हो जाता है कि 25% कह सकते हैं शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होते हैं और 50% जो है लंबा पौधा प्राप्त होता है और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो 25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% शुद्ध लंबा पौधा और 25% शुद्ध बौना पौधा, ये जो अनुपात है ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ है हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, जो ये लंबे पौधे थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इनका स्वपरागण कराया गया था तब 25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% लंबा पौधा और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए थे। जो ये क्रम है किस प्रकार से प्राप्त हुआ था हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये शुद्ध लंबे पौधे होते हैं और फिर लेंगे इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या कराया गया था, स्वपरागण। तो हम यहाँ पर स्वपरागण कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कैपिटल टी है तो यहाँ से हम इस प्रकार से 2 गोले बना लेंगे। ध्यान से आप देखिए, अभी यही अनुपात प्राप्त होगा। फिर जो स्मॉल टी है इस प्रकार से इस टी से हम 2 गोले बना लेते हैं। यहाँ पर अभी कराएंगे हम स्वपरागण। अब जो ये कैपिटल टी है इन दो में से एक के पास जाएगा, इन दो में से एक के पास जाएगा। तो ये कैपिटल टी इसके पास आ गया, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, तो दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा बन जाएगा। अब जो ये कैपिटल टी है इसके पास नहीं आ सकता, इन दो में से एक के पास ले जाएंगे तो इसको हम इसके पास ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या करेंगे, ये जो स्मॉल टी है और यहाँ पर कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी आ जाएगा और यहाँ से ले आते हैं हम स्मॉल टी, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। अब क्या बचा, ये वाला स्मॉल टी बचा है और ये वाला स्मॉल टी इसके पास आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों कैपिटल टी हैं तो ये हमारे हो जाएंगे शुद्ध लंबा पौधा। क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा। अब यहाँ पर देखिए एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हमारे हो जाएंगे लंबा पौधा। कैसा हो जाएगा, लंबा पौधा। अब अगर इसके बाद देखिए दोनों स्मॉल टी हैं तो क्या हो जाएंगे, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। इस प्रकार से जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी के पौधों में जब स्वपरागण कराया जाता है तो हमने आपको बताया है कि 25% क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% क्या होगा, लंबा पौधा प्राप्त होगा और 25% क्या हो जाएंगे, बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जब हम स्वपरागण कराते हैं तब ये क्रम प्राप्त होता है। तो यही हमने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया है कि जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराते हैं तब 25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% शुद्ध लंबा पौधा
25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% लंबा पौधा और 25% शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। अब इसमें लिखेंगे जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो 25% शुद्ध लंबे पौधे और 50% लंबा पौधा तथा 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। इसके बाद नंबर 3 डालेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें लिखेंगे जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, ये क्या होते हैं? पीला गोल पौधा। फिर 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल वाई, इसे बोलेंगे हरा झुर्रीदार पौधा। अब इसके बीच जब संकरण कराया जाता है तो इधर से आएगा 1 कैपिटल आर, इधर से 1 स्मॉल आर, इधर से 1 कैपिटल वाई, इधर से 1 स्मॉल वाई, तो क्या बनेगा? पीला गोल पौधा। यानी कि प्रथम पीढ़ी में क्या बनेंगे? पीले गोल पौधे। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है, क्या कराया जाता है? इसका स्वपरागण कराया जाता है, तब 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार और 1 हरा झुर्रीदार पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब पीले गोल पौधे और हरा झुर्रीदार पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त सभी पौधे पीले गोल होंगे। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 से प्राप्त पौधे 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार, 1 हरा झुर्रीदार प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात 9:3:3:1 होता है। अभी हमने आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया था, फिर से हम आपको एक बार समझाते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब पीला गोल पौधा ने की 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई, फिर हरा झुर्रीदार पौधा 2 स्मॉल वाई और 2 स्मॉल आर, इनके बीच जब हम स्वपरागण कराते हैं तब प्रथम पीढ़ी F1 में पीले गोल पौधा प्राप्त होता है। कि 1 कैपिटल आर, इधर से आएगा 1 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई और 1 स्मॉल वाई। तो इसके बाद क्या कराएंगे? जो पीला गोल पौधा इसका कराएंगे हम स्वपरागण। जब इसका हम स्वपरागण कराते हैं तब 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार और 1 हरा झुर्रीदार पौधे प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको मेंडल के तीनों नियम जो हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन तीनों नियम को बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके विषय में आप लिख देंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण। इसमें लिखेंगे मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, नंबर 2 श्रमिक मधुमक्खी, नंबर 3 नर या ड्रोन मधुमक्खी। यानी कि मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती हैं। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, नंबर 2 श्रमिक मधुमक्खी, नंबर 3 नर या ड्रोन मधुमक्खी। इसके बाद लिखेंगे रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है तथा श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है। यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है इसका विकास जो है निषेचित अंडे से होता है, और जो श्रमिक यानी कि मजदूर मधुमक्खी होती है इसका भी विकास निषेचित अंडे से होता है। जबकि
नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। फिर लिखेंगे रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है और नर मधुमक्खी, इनका जो कार्य है, इनका कार्य होता है संतान को उत्पन्न करना। इसके बाद लिखेंगे जब श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधु रस इकट्ठा करना होता है, यानी कि जो मजदूर मधुमक्खी होती है इसका कार्य होता है फूलों से मधु रस इकट्ठा करके शहद बनाना। फिर लिखेंगे श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी तथा मजदूर मधुमक्खी का विकास कैसे होता है, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए रानी मधुमक्खी क्या होती है, ये द्विगुणित होती है और नर मधुमक्खी अगुणित होते हैं। अब देखिए जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और जो नर मधुमक्खी होती है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। जब रानी मधुमक्खी में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब एन यानी कि अगुणित यानी कि युग्मक बनता है, और जब नर मधुमक्खी यानी कि नर मधुमक्खी का समसूत्री विभाजन होता है तब एन यानी कि अगुणित युग्मक बनता है। अब क्या होता है, जब नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी में क्रॉस कराते हैं यानी कि दोनों का जब निषेचन होता है तब किसका निर्माण होता है, रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है, यानी कि कह सकते हैं मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। और इसमें जो मादा मधुमक्खी का जब निर्माण हो जाता है इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे कि जो मजदूर मधुमक्खी है और रानी मधुमक्खी कैसे बनती हैं। जब रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी में निषेचन होता है तब मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है रानी, तो यहाँ पर आप काट करके लिख दे सकते हैं मादा, यानी कि जब रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी में निषेचन होता है तब मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। अब इसमें आपको बताएंगे कि रानी मधुमक्खी कैसे बनती है और मजदूर मधुमक्खी कैसे बनती है। जिस अंडे को यानी कह सकते हैं जो लार्वा होता है, ठीक है, जिस लार्वा को शाही जेली मिलता है, यानी कि जिस लार्वा को शाही जेली मिलता है वो रानी मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है, और जिस मधुमक्खी को शाही जेली नहीं मिलता है वो मजदूर मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से रानी मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी का निर्माण होता है। अब हम आपको बताएंगे कि नर मधुमक्खी का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये रानी मधुमक्खी होती है जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तब इसमें एन यानी कि एक अगुणित युग्मक बनता है। जो ये युग्मक होता है जब इसका अनिषेक जनन होता है, क्या होता है, इसका अनिषेक जनन होता है तब नर मधुमक्खी का विकास होता है। तो बच्चों इस प्रकार से रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी तथा मजदूर मधुमक्खी का विकास होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर भी बताया है और चित्र के माध्यम से भी समझाया है ताकि आप बहुत ही आसानी से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है आप परीक्षा में जाकर लिख दें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपूर्ण प्रभाविता के विषय में लिख देंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे अपूर्ण प्रभाविता, इसमें लिखेंगे विपरीत लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यानी कि इसमें लिखेंगे विपरीत लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। अब हम आपको अपूर्ण प्रभाविता के विषय में उदाहरण से समझाते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे उदाहरण। अब इसमें देखिए
दोनों कैपिटल आर है तो ये है हमारा लाल पुष्प, अगर दोनों स्मॉल है तो होंगे सफेद पुष्प। अब लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराएंगे। जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराते हैं तो आप देखिए इधर से कैपिटल आर आएगा और इधर से स्मॉल आर आएगा, तो क्या बन जाएंगे ये गुलाबी पुष्प। यानी कि जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में सभी गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में सभी गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है, यानी कि जब इसका द्वितीय पीढ़ी F2 में जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तब एक लाल पुष्प और 2 गुलाबी पुष्प और 1 सफेद पुष्प प्राप्त होता है। यानी कि जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त जो गुलाबी पुष्प होता है, जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तब द्वितीय पीढ़ी F2 में 1 लाल पुष्प, 2 गुलाबी पुष्प और 1 सफेद पुष्प प्राप्त होता है। अब आप यही लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे गुलगुला बांस के पौधे में लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तब द्वितीय पीढ़ी F2 में 1 लाल पुष्प, 2 गुलाबी पुष्प और 1 सफेद पुष्प प्राप्त होता है, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। यानी कि जब गुलगुला बांस के पौधे में लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तब द्वितीय पीढ़ी F2 में 1 लाल पुष्प, 2 गुलाबी पुष्प और 1 सफेद पुष्प प्राप्त होता है, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है कि आप अपूर्ण प्रभाविता के विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे और चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है आप लिख दें। तो इसमें हर डालेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसमें लिखेंगे मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी कि जो मनुष्य होते हैं इनकी प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। स्त्री और पुरुष में इनकी संख्या समान होती है। यानी कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये इनकी संख्या जो पुरुष और स्त्री में इनकी संख्या क्या होती है, समान होती कह सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों में 44-44 गुणसूत्र होते हैं। फिर लिखेंगे तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं दोनों में समान होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, और जो 23वां जोड़ा होता है इसे बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र। फिर लिखेंगे मादा में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। यानी कि मादा में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। फिर लिखेंगे नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक तो वे जिनमें 22XX तथा दूसरे वे जिनमें 22XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं,
एक तो वे जिनमें 22 प्लस एक्स एक्स तथा दूसरे वे जिनमें 22 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा के सभी अंडाणुओं में 22, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, आप प्लस लगा लेंगे, 22 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर लिखेंगे निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र तथा शुक्राणु से मिलता है, यानी कि निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाले संतान में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जब निषेचन होता है उस समय जब अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। फिर लिखेंगे लेकिन किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, यानी कि जब अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, अर्थात होने वाली संतान नर होती है। यानी कि जब अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, अर्थात होने वाली संतान नर होती है। अब हम आपको जो चित्र बनाया है उस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाए, तो आप बहुत ही आसानी से परीक्षा में जाकर लिख दें। तो ध्यान से चित्र में देखिए, नर जनन कोशिका, इसमें 44 ये गुणसूत्र होते हैं काय गुणसूत्र और 2 होते एक्स वाई, यानी कि नर जनन कोशिका में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मादा जनन कोशिका में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें आप देखिए जो 44 हैं ये गुणसूत्र काय गुणसूत्र होते हैं, ये दोनों में समान पाए जाते हैं। भिन्न क्या होते हैं, जो नर है इसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, मादा में एक्स एक्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब इनका हम कराएंगे अर्धसूत्री विभाजन, तो आप देखिए यहाँ पे 44 गुणसूत्र हैं काय गुणसूत्र, तो जब इनका अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो 22 इधर और 22 इधर हो जाएंगे, फिर प्लस प्लस ये वाला x यहाँ पे लिख लेंगे, ये y यहाँ पर लिख लेंगे। इधर भी जब अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो जो 44 ये हमारे काय गुणसूत्र हैं ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, 22 और 22। फिर आप देखिए जो मादा होती है इसमें x x गुणसूत्र होते हैं, तो एक x इधर आ जाएगा, एक x इधर आ जाएगा। फिर इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो 22 प्लस एक्स है तो यहाँ से हम दो रेखाएं केवल खींच सकते हैं। आप देखिए जब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ये और एक रेखा ये खींचेंगे, जो 22 प्लस वाई है यहाँ से हम ध्यान से देखिए दो रेखा ये खींचेंगे, एक रेखा ये खींचेंगे। अब क्या करेंगे, जो मादा जनन कोशिका है जब जो इसके गुणसूत्र हैं इनमें आप ध्यान से देखिए ये 22 प्लस एक्स है। अब यहाँ से भी दो रेखाएं खींचते हैं। अब ध्यान देंगे जो ये दो रेखाएं हैं इनमें से एक ही रेखा के पास इसमें से एक आएगा और फिर जो एक बचेगा इन दो में से एक के पास जाएगा। देखिए यहाँ से रेखा हमने खींची है तो इधर के 22 गुणसूत्र और इधर से 22 कितने हो जाएंगे, 44 प्लस ये x और ये x, तो यहाँ पर हो जाए 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि यहाँ पर पुत्री का निर्माण होगा। फिर देखिए यहाँ पर अब ये जो 22 प्लस वाई है, 22 प्लस वाई है, फिर यहाँ पर देखिए हमने एक रेखा खींची है और एक रेखा इधर से आई है, तो यहाँ के 22 ये 22 आपके 44 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे y है यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। फिर देखिए ये वाला बच्चा, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 22 प्लस एक्स है और यहाँ पर 22 प्लस एक्स है, तो 22 हो जाएगा 44, ये वाला x और ये x, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस एक्स है, यानी कि पुत्री का निर्माण होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इधर के 22 काय गुणसूत्र और ये 22 कितने हो जाएंगे, 44 प्लस
ये यहाँ पर y है, यहाँ पर x तो हो जाएगा xy, यहाँ पर हो जाएगा 44 + xy, यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो इसमें हेड डालेंगे मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसमें लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया तथा आनुवंशिकता के सिद्धांत को समझने के लिए मटर के पौधे का चयन किया। यानी कि मेंडल ने क्या किया, आनुवंशिकता के सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर काम किया। मेंडल ने कह सकते हैं लगातार 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर काम किया। फिर लिखेंगे इन्होंने मटर की 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें से 22 पर इन्होंने काम किया। मेंडल ने क्या किया, मटर की 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें से उन्होंने 22 पर कार्य किया। इन्होंने मटर के 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया। यानी कि जब उन्होंने 22 पर कार्य किया, उसके बाद उन्होंने मटर के 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया। इन्हीं सिद्धांतों तथा प्रयोगों के आधार पर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिंग संलग्न वंशागत किसे कहते हैं और लिंग संलग्न लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम आपको इसके उदाहरण समझाएंगे कि वर्णांता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है और हीमोफीलिया की वंशागत, इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे लिंग संलग्न वंशागत। इसमें लिखेंगे प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है। यानी कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उनकी वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण तथा उनकी वंशागत को लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं। फिर लिखेंगे लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्स संलग्न लक्षण, नंबर 2 वाई संलग्न लक्षण, नंबर 3 एक्स वाई संलग्न लक्षण। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो हम डालेंगे उदाहरण। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णांता की वंशागत किसे कहते हैं, या ऐसे पूछता है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्यों। तो आप इसमें लिखेंगे वर्णांता एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। यानी कि जो वर्णांधता होता है यह एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। इसमें रोग कारक जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों जैसे लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को वर्णांधता रोग हो जाता है वह व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसी कारण वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इस रोग को लाल
हरा अंधापन भी कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे इसके कुछ और उदाहरण है, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में अलग से पूछ देता है कि एक वर्णांता स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ होता है, तो उसकी संतान में वर्णांता के बारे में समझाइए। यानी कि लिंग सैलन वंशागत ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 5 नंबर का आता है। तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे सामान्य पुरुष, इसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं इसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो स्त्री होती है इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। दो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य पुरुष, इसमें एक्स वाई गुणसूत्र। फिर इधर लिखेंगे वर्णांतरता स्त्री, इसमें एक्स वाई होते हैं, जो आपको ये एक्स दिखाई दे रहा है जिसमें हमने डैश बनाया, ये वर्णांतरता स्त्री है, यानी कि ये एक्स जो है ये वर्णांतरता वाला एक्स है, यानी कि कह सकते हैं रोग वाला है। अब हम यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ पर जो एक्स है यहाँ से हमने दो रेखाएं खींची, एक ये रेखा और एक ये रेखा खींची है। फिर ये वाई है, यहाँ से भी हमने देखिए दो रेखाएं खींची हैं। अब यहाँ से हम क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्णांतरता वाला एक्स है, तो ये नियम होता है कि जो यहाँ पर दो रेखाएं इस एक्स से खींचा है, इसमें से एक के पास ही एक्स जाएगा, और फिर जो ये वाई वाले रेखाएं खींचे इसमें से एक के पास आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो वर्णांतरता वाला एक्स है ये हमने रेखा यहाँ पे खींची, तो ये वर्णांतरता वाला एक्स लिखा है, एक्स ऊपर डैश लगा दे एक्स। यहाँ पर देखिए ये एक्स डैश है, यानी कि इसमें वर्णांतरता रोग है, यहाँ पर एक एक्स है, तो यहाँ पे बन जाएगा वर्णांतरता पुत्री। फिर आप देखिए दूसरे में, यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स है और यहाँ से एक एक्स आएगा, इस पे कोई रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा ये एक्स एक्स। तो इसमें आप देखिए कोई रोग नहीं, यानी कि इसमें आप देखिए हरा वाला एक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सामान्य पुत्र, यानी कि इसमें कोई रोग नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला वाई है और यहाँ पर देखिए वर्णांतरता वाला एक्स है, तो यहाँ पर जब ये एक्स आएगा तो यह बन जाएगा एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर वर्णांतरता वाला एक्स है तो हो जाएगा यहाँ पर वर्णांतरता पुत्र, यानी कि एक्स वाई है तो पुत्र का निर्माण होता है। पर यहाँ पर वर्णांतरता जो रोग है एक्स वाला, उस पे मैंने यहाँ पे डैश कर दिया ताकि आप आसानी से पहचान सके। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्णांतरता पुत्र। फिर देखिए यहाँ से y आएगा और यहाँ से ये x, यहाँ पर देखिए ये जो x आया इसमें कोई रोग नहीं है, तो यहाँ पर एक्स वाई है, यानी कि क्या बनेगा सामान्य पुत्र। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि 50% पुत्र और पुत्री वर्णांतरता हैं और 50% पुत्र और पुत्री सामान्य है। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप जिस प्रकार से हमने आपको चित्र बना के समझाया है, आप भी इसी प्रकार से चित्र बना के बताएंगे। अगर आप इसी प्रकार से चित्र बनाएंगे तो आपको पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। अब हम आपको अगला उदाहरण समझाते हैं। अब इसमें देखिए, जब एक वर्णांतरता पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री के साथ हो तो उसकी रूपरेखा को प्रदर्शित करें। अब इसमें क्या होगा, इसमें पुरुष होगा वर्णांतरता और स्त्री होगी सामान्य। तब इसमें आप क्रॉस कराते हैं तो आप देखिए किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है वर्णांतरता पुरुष, यानी कि एक्स वाई, जो पुरुष का एक्स है। देखिए हमने यहाँ पर हरे पेन से लिख दिया ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। सामान्य स्त्री, तो स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ से फिर से क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस उसी प्रकार से कराएंगे जैसे हमने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स है यहाँ से दो रेखाएं खींचेंगे, एक देखिए यहाँ पर मैंने रेखा खींचा, एक यहाँ खींचा। तो जो ये वर्णांतरता वाला एक्स है तो यहाँ पर देखिए हमने एक बार ये एक्स लिखा है हरा, और यहाँ पर देखिए ये भी हमने हरे पेन से एक्स लिख दिया है। फिर वाई वाली रेखा खींचेंगे, दोबारा ध्यान से देखिए ताकि आपको क्रॉस कराने में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखिए वाई हमने दो बार खींचा, एक वाई यहाँ पर आया, एक वाई यहाँ पर आया है। अब जो ये एक्स है
जो x है इसमें दो में से एक के पास जाएगा और इसमें दो में से एक के पास आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये x हमने ये रेखा यहाँ पर खींची है, ये वर्णता वाला x और ये सामान्य स्त्री का x। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स है तो पुत्री बनेगा, वर्णांतरता वाला x है तो बनेगा वर्णांतरता पुत्री। अब देखिए यहाँ पर भी वर्णांतरता वाला x है और यहाँ से देखिए ये वाला आया आपकी बार सामान्य स्त्री का x। तो इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो एक x है वर्णांतरता वाला, एक है सामान्य स्त्री वाला, तो बनेगा वर्णांतरता पुत्री, क्योंकि x x है तो पुत्री का निर्माण होता है। वर्णांतरता वाला x है तो लिखेंगे वर्णांतरता पुत्री। अब यहाँ पर देखिए ये y आएगा और इधर से ये x आएगा, तो बन जाएगा एक्स वाई यानी कि सामान्य पुत्र। फिर देखिए ये वाला x और ये वाला y, तो एक्स वाई है तो बनेंगे पुत्र, कोई रोग नहीं, तो आप लिख सकते हैं सामान्य पुत्र। तो आप इसमें लिखेंगे उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि सभी पुत्रियां वर्णांतरता होंगी और सभी पुत्र सामान्य होंगे। यानी कि जो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जितनी भी पुत्रियां हैं सभी वर्णांतरता होंगी और जितने भी पुत्र हैं सभी कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अब अगले डालेंगे हीमोफीलिया की वंशागत। इसमें लिखेंगे हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है ये लिंग संलग्न रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। हीमोफीलिया रोग पुरुष में होता है, यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है ये लिंग संलग्न रोग है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। यानी कि पिता के है तो पुत्र के होगा, जो पुत्र है फिर उसके पुत्र को होगा, तो ये कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जो हीमोफीलिया रोग है ये पुरुष में होता है, परंतु स्त्रियों द्वारा पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। यानी जो हीमोफीलिया रोग है ये पुरुष में होता है, स्त्री में नहीं होता है, परंतु स्त्रियों द्वारा पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। फिर लिखेंगे इस रोग के रोगी को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता। यानी कि जिस व्यक्ति के ये रोग होता है उसके अगर चोट लग जाती है तो जो रुधिर है रुधिर का थक्का नहीं बनता है। जब रुधिर का थक्का नहीं बनता है तब क्या होता है, रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिससे अधिक रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। जब रुधिर का थक्का नहीं बनता है तब क्या होता है, रुधिर निरंतर बहता रहता है। अगर अधिक रुधिर बह जाएगा तो जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिंग संलग्न वंशागत इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से टर्नर सिंड्रोम के विषय में लिख देंगे। तो इसमें हाइड डालेंगे टर्नर सिंड्रोम, इसमें लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम एक आनुवांशिक सिंड्रोम है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम रोग है ये केवल महिलाओं को ही प्रभावित करता है, जिसमें एकल लिंगी गुणसूत्र पाया जाता है। ये सभी ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम रोग है ये केवल महिलाओं के होता है, इसमें एकल लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सभी ऐसी स्त्रियां होती हैं जिसमें 45 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं। इनका स्तन चपटा और इसमें अंडाशय अनुपस्थित होते हैं। ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ कहलाती हैं। यानी कि जिन स्त्रियों में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं उनका कद छोटा और
जननांग अल्प विकसित होते हैं, उनका स्तन चपटा और उसमें अंडाशय अनुपस्थित होते हैं, ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ कहलाती हैं। 25,000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 25,000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप थैलासीमिया पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे थैलासीमिया पर टिप्पणी। इसमें लिखेंगे, यह बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। यह जो रोग है ये बच्चों को कह सकते हैं माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रोग है। इस रोग के होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में कमी हो जाती है, यानी कि जिस बच्चे के यह रोग हो जाता है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाती है। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद होती है, यानी कि जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तब इसकी पहचान हो पाती है। इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है यह 2 तरह के प्रोटीन से मिलकर बनता है। नंबर 1 अल्फा ग्लोबिन और नंबर 2 बीटा ग्लोबिन। फिर इसमें लिखेंगे थैलासीमिया इन प्रोटीन में ग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में कमी होने से होता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे लक्षण। इसमें लिखेंगे सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, कामा वजन ना बढ़ना, कामा और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में थैलासीमिया रोग होने पर दिखाई देते हैं। यानी कि जिस बच्चे के थैलासीमिया रोग हो जाता है तो उसके लक्षण होते हैं सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं जब थैलासीमिया रोग हो जाता है। अब अगली हेडिंग लेंगे बचाव एवं सावधानी। इसमें लिखेंगे नंबर 1 थैलासीमिया पीड़ित के इलाज में अधिक बाहरी रक्त चढ़ाने एवं दवाइयों की आवश्यकता है, या कह सकते हैं जिस बच्चे के थैलासीमिया रोग हो जाता है उसमें इलाज में अधिक बाहरी रक्त चढ़ाने एवं दवाइयों की आवश्यकता होती है। नंबर 2 सावधानी क्या रखनी चाहिए, विवाह से पहले महिला पुरुष की रक्त की जांच करवाएं। नंबर 2 समय पर दवाइयां लें और इलाज पूरा करवाएं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप थैलासीमिया पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार करके परीक्षा में जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। आप इसके विषय में कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। अब इसमें लिखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम को चुना। इस पौधे को चुनने के निम्नलिखित कारण थे। अब इसमें लिखेंगे नंबर 1 मटर 1 वर्षीय पौधा है, इसको आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। यानी कि जो मटर है वो 1 वर्षीय पौधा है, इसको हम आसानी से बगीचों या खेतों में उगा सकते हैं। फिर लिखेंगे नंबर 2
मटर की अनेक किस्में पाई जाती हैं। फिर नंबर 3, इसमें कृत्रिम परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। यानी कि जो ये मटर है, इसमें हम कृत्रिम परागण बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। फिर नंबर 4, नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। नंबर 5, इसमें एक ही समय में एक से अधिक लक्षणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें एक ही समय में एक या एक से अधिक लक्षणों की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। फिर नंबर 6, एक निषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। फिर नंबर 7, मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। यानी कि मटर के पौधे में एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में बहुत ही आसानी होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे, ताकि आप परीक्षा में जाकर बहुत ही आसानी से लिख दें। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पक्षियों में लिंग निर्धारण। इसमें लिखेंगे, पक्षियों में लिंग गुणसूत्र जेड और डब्ल्यू होते हैं। यानी कि पक्षियों में लिंग गुणसूत्र जेड और डब्ल्यू के रूप में होते हैं। फिर लिखेंगे, नर पक्षी में जेड जेड गुणसूत्र होते हैं और मादा पक्षी में जेड डब्ल्यू गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो नर पक्षी होते हैं इसमें जेड जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो मादा पक्षी होते हैं इसमें जेड डब्ल्यू गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र पक्षियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। नर पक्षी को समयुग्मकी कहते हैं और मादा पक्षी को विषमयुग्मकी कहते हैं। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि नर पक्षी और मादा पक्षी का निर्माण कैसे होता है। तो नर पक्षी में जेड जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा पक्षी में जेड डब्ल्यू गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अब यहाँ पर हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये आएगा जेड नर पक्षी का और ये जेड मादा पक्षी का। जब इनके बीच क्रॉस होगा तब क्या बनेगा? जेड जेड, यानी कि नर पक्षी। फिर नर पक्षी का जेड और मादा पक्षी का डब्ल्यू होगा तो बनेगा जेड डब्ल्यू, तब निर्माण होगा मादा पक्षी का। तो हमने आपको बहुत ही आसानी से बताया है कि नर पक्षी और मादा पक्षी का निर्माण कैसे होता है। जब नर पक्षी और मादा पक्षी के बीच क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे कि जेड जेड यानी कि नर पक्षी और जे डब्ल्यू मादा पक्षी का निर्माण होता है। तो हम इस चित्र से स्पष्ट होता है कि इसमें 50% नर पक्षी होंगे और 50% मादा पक्षी होंगे। यानी कि जो हमने उपरोक्त चित्र के माध्यम से आपको समझाया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें 50% नर पक्षी होंगे और 50% मादा पक्षी होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। ये जो प्रश्न है डाउन सिंड्रोम, ये परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार करके परीक्षा में जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, डाउन सिंड्रोम। इसमें लिखेंगे, डाउन सिंड्रोम की खोज एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने सन 1862 ईस्वी में किया था। यानी कि डाउन सिंड्रोम की खोज एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने
सन 1862 ईस्वी में किया था। फिर लिखेंगे यह रोग गुणसूत्री में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। जो यह रोग है डाउन सिंड्रोम, ये जो गुणसूत्र है इसमें कमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। फिर लिखेंगे मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। यानी कि जो मनुष्य है इसमें कभी कभी जो गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र यानी कि जो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, उसके कारण बच्चे की वृद्धि और सामान्य विकास को रोक देता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 हो जाते हैं। जो ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसके कारण बच्चे की वृद्धि और उसका विकास रुक जाता है। फिर लिखेंगे संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। यानी कि जो गुणसूत्र 46 के स्थान पे 47 हो जाते हैं, इसका यह कारण होता है कि जब संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण होता है कि अंड कोशिका का जब निर्माण होता है, निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण ही हो सकता है। फिर लिखेंगे 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, सिर गोल, ओंठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी, मुंह हर समय खुला और बुद्धि मंद होती है। यानी कि जिसमें 46 के स्थान पे 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि सिर गोल, ओंठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी, मुंह हर समय खुला और बुद्धि मंद होती है। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। यही कारण है कि इस रोग को मंगोलियन जड़ता कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। इसके विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।